नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं यूपीएससी ऑप्शनल स्टडी आईक्यू। जुड़ जाएं आप लोग समाधान सीरीज के भीतर। मैं आप लोगों के साथ 15 मिनट के लिए किसी एक थिंकर्स के जीवन परिचय को बताते हुए उनके जीवन के परिस्थितियों के आधार पे उनके विचारों को समझने के लिए एक आधार प्रदान करता हूँ। एक ऐसा कनेक्शन तैयार करने का प्रयास करता हूँ जिसके अंतर्गत आप ये देख पाएँ कि अगर आप किसी विचारक के व्यक्तित्व को, विचारक के समय की परिस्थितियों को अगर आप समझ लेते हैं तो उसके विचार समझने में आपको सरलता और आसानी होती है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की कड़ी में आज हम लोग एक बड़े महान विचारक को देखने वाले हैं जिसका नाम है जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल बेंथम के शिष्य हैं और जेम्स मिल के पुत्र हैं। जेम्स मिल बेंथम का शिष्य और मित्र दोनों था। पांचवा सबसे छोटा पुत्र जेम्स मिल का जेएस मिल था। वेंथम ने विचार किया कि मैं एक ऐसा शोध करना चाहता हूँ जिसमें मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो छोटी से छोटी भौतिक पदार्थ है वो कितनी चीजों को स्टोर कर सकती है, उसके भीतर कितना स्पेस है, कितना स्थान है। आप कह सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी की जो बड़ी खोज हुई है उस खोज को वैज्ञानिक स्तर के बजाय मानवीय स्तर पे उस विचार को आगे बढ़ाने में विंथम का बड़ा योगदान था। विंथम ने ये प्रयास करने का, ये सोचने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कि एक छोटी सी बुद्धि जो कि भौतिक पदार्थ ही है वो कितनी चीजों को ग्रहण कर सकती है। और इसी शोध के अंतर्गत एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे बच्चे की तलाश थी जिस पे ये शोध किया जा सके। और जेम्स मिल का सबसे छोटा पुत्र जो कि जेम्स मिल था वो उस समय पैदा हुआ था, उत्पन्न हुआ था। जेम्स मिल और वेंथम दोनों ने मिल के उस पर ही अपना प्रयोग शुरू कर दिया और उसे सिखाना शुरू कर दिया। और इन दोनों ने मिल के जेएस मिल को इतना सिखाया कि 3 वर्ष की अवस्था में धर्म दर्शन पढ़ा दिया। 5 वर्ष की अवस्था में दर्शन पढ़ाना शुरू कर दिया। 7 वर्ष की अवस्था तक जेएस मिल सभी यूनानी दर्शनों को पढ़ चुका था। आप समझ सकते हैं कि ये क्या कर रहे थे। जेएस मिल पे इन लोगों का ये प्रयोग जारी रहा और जेएस मिल 7 वर्ष की अवस्था में अपने से बड़े सभी भाई बहनों को पढ़ाने लगा था। 9 वर्ष की अवस्था से उसने किताब लेखन शुरू कर दिया था और उसी 9 वर्ष की अवस्था से उसकी जो किताब छपी वो बड़ी लोकप्रिय हुई। ऐसी स्थिति में विंथम ने ये सिद्ध किया कि भौतिक पदार्थों के छोटे होने से, बुद्धि के छोटे होने से उसमें स्पेस की कोई कमी नहीं होती है, स्थान की कोई कमी नहीं होती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति बुद्धि के छोटे या बड़े होने के आधार पे उसमें कितना ज्ञान समाहित हो सकता है इस बात को नहीं बता सकता। इस तरीके के व्यक्ति वेंथम के द्वारा जेएस मिल पे प्रयोग किया गया। तो जेएस मिल का जीवन बड़ा अनुशासित, बड़ा व्यवस्थित रहा और इन सब व्यवस्थाओं में जेएस मिल ने बड़ी नजदीक से अपने गुरु वेंथम के विचारों को भी देखा जो कि उपयोगितावाद का था। प्रारंभ में जेएस मिल उपयोगितावाद के इस विचार से, अपने गुरु के इस विचार से सहमत था, लेकिन समय व्यतीत होने के साथ ही जेएस मिल को यह महसूस होने लगा कि उपयोगितावादी जो विचार है वो कहीं न कहीं अधूरा है। और उसके अधूरेपन का सबसे बड़ा कारण है कि केवल भौतिक सुख, केवल मात्रात्मक सुख की बात हो रही है, जबकि खुद इसी भौतिक सुख, मात्रात्मक सुख के नक्शे कदम पे चल के मिल 11 वर्ष की अवस्था से जबकि बहुत लोकप्रिय हो गया, अचानक से उसे सुख की कमी महसूस होने लगी और अपने गुरु की बात वैसी नहीं लगने लगी जैसा गुरु बता रहा था। 13 वर्ष की अवस्था में इस कठोर परिश्रम, अनुशासन के कारण जेएस मिल अवसाद में जाने लगा, जेएस मिल डिप्रेशन में जाने लगा। ऐसी दशा में जेएस मिल को ये बात समझ में आ गई कि सुख केवल भौतिक, सुख केवल मात्रात्मक और सुख केवल प्राप्ति में नहीं है। इसी दौरान एक महिला मित्र होती है जेएस मिल की, और जो उन्हें जीवन के सही मायनों की बात कराती है और इन्हें समझाती है कि सुख इसके अलावा भी अतिरिक्त है। और जब समय व्यतीत करना जेएस मिल शुरू करते हैं अपने महिला मित्र के साथ, है ना, घूमना फिरना टहलना,
तब जाके कहीं न कहीं अवसाद से बाहर निकलने का और एक नए प्रकार का, एक खुलेपन का, एक स्वतंत्रता का जो अनुभव होता है, वो जो सुख है, उस सुख के कारण मिल का विचार बदलता है और मिल बाह्य सुख के अलावा एक आत्मिक सुख की भी अवधारणा की बात करते हैं। भौतिक सुख के अलावा आध्यात्मिक सुख की अवधारणा की भी बात करते हैं और केवल भौतिकता के साथ-साथ नैतिकता को भी महत्व देते हैं। और इस तरीके से उपयोगितावादी विचार जो कि एक पक्षीय था, अब संतुलित होने की ओर अग्रसर होता है। जहां उपयोगितावाद केवल मात्रात्मक और केवल भौतिक था, वहीं जीएस मिल ने उपयोगितावाद में मात्रात्मकता के साथ साथ गुणात्मकता को भी स्वीकार किया, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता, नैतिकता को भी स्वीकार किया। और जैसे ही उपयोगितावाद भौतिकता के साथ नैतिकता पुट लेके आता है, वैसे ही उपयोगितावाद और संतुलित हो जाता है। जहां वेंथम का उपयोगितावाद इंग्लैंड के लोगों को आकर्षित करने में असफल रहा था, वहीं मिल के उपयोगितावादी विचार के कारण अब इंग्लैंड के लोग भी जुड़ना शुरू हुए, क्योंकि अब ये एक पक्षीय और केवल उपभोक्तावादी, केवल भौतिकतावादी उपयोगितावाद नहीं रह गया है, इसमें नैतिकता को भी महत्व मिलने लगा। उपयोगितावाद को बैलेंस करते हुए अपने गुरु के विचारों में कुछ और चीजें ऐड करते हुए मिल कहना शुरू करता है कि सुख केवल मात्रात्मक ही नहीं बल्कि गुणात्मक भी है। सुख केवल पाने में ही नहीं है, बल्कि सुख खोने में भी है। सुख का स्वरूप केवल मात्रात्मक नहीं है बल्कि गुणात्मक है। और कसौटी, सुख की कसौटी, हमारे चुनाव की कसौटी, उपयोगिता की कसौटी मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक होना चाहिए। अगर एक पुष्पिन बजाने में और एक साहित्य पढ़ने में दोनों का आनंद अगर बराबर हो, तो हमारा चुनाव साहित्य पढ़ने का होना चाहिए, पुष्पिन बजाने का नहीं। भेड़ियों का समाज हो, साधुओं का समाज हो, और भेड़ियों के समाज में भले ही सुख की मात्रा थोड़ी अधिक ही सही, लेकिन चुनाव हमारा साधुपन ही होना चाहिए, कसौटी हमारा साधुपन ही होना चाहिए। और इस तरीके से भौतिक सुख के से भी ऊपर, भौतिक सुख के बजाय व्यक्ति के चरम विकास, नैतिक सुख और नैतिक विकास को माना, तो इस तरीके से जेएस मिल ज्यादा लोकप्रिय, ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा संतुलित हो सका और उपयोगितावादी विचार को भी संतुलित कर सका। और इसका जो विचार जेएस मिल का है, वो विचार उसके खुद के वैयक्तिक अनुभवों के कारण है, क्योंकि उसने खुद अपने जीवन में देखा कि जब वो लगातार परिश्रम करके लगातार लोकप्रिय हो रहा था, लेकिन उसे वो सुख नहीं महसूस हो रहा था। जो सुख उसे समय बिताने में, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे घूमने में और अपनी इच्छाओं के अनुरूप काम करने में जो मजा था, वो मजा उस बाह्य अनुशासन और बाह्य भौतिक लोकप्रियता में नहीं था। इसलिए इसे पता, इसको इस बात की समझ खुद विकसित हुई कि सुख केवल मात्रात्मक ही नहीं बल्कि गुणात्मक भी है। कई बार तो आलोचना भी करता हुआ ये वेंथम के विचारों का दिखाई पड़ता है। जैसे मिल का स्पष्ट कथन है, मिल का स्पष्ट कथन है कि अगर हम केवल भौतिकतावादी मात्रात्मक सुख की बात करें, जो वेंथम का दर्शन था, वो सूकर दर्शन। उस दर्शन को किस रूप में देख सकते हैं? सूकर दर्शन के रूप में देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मिल कहता है कि एक संतुष्ट सुअर होने से अच्छा है एक असंतुष्ट सुकरात हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि जहां वेंथम ने सुख को, उपयोगिता को प्राथमिकता दी, वहीं पर मिल के विचार में, वहीं पर मिल के विचार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्वतंत्रता है। मिल को स्वतंत्रता का मसीहा भी कहा जाता है। मिल को स्वतंत्रता का मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि मिल ने स्वतंत्रता के उस स्वरूप की बात की जिन स्वरूप पे किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ऐसे में स्वतंत्रता के संबंध में मिल विचार देता है कि कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जो हमारी वैयक्तिक रूप से जुड़ी हैं, और उसमें भी विशेषकर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस पे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस पे तो किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ही नहीं चाहता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस पे तो किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं चाहता। मिल का कहना है कि एक पागल और सनकी को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक पागल और सनकी को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में तो यहाँ तक कहा कि अगर किसी एक व्यक्ति का विचार पूरे समाज के विरुद्ध हो,
फिर भी उस व्यक्ति को चुप नहीं कराना चाहिए, और अगर चुप कराया गया तो वो वैसे ही गलत माना जाएगा जैसे किसी एक व्यक्ति के पास इतनी पावर आ जाए कि वो संपूर्ण समाज को चुप करा पाए। अगर वो ऐसा करता है तो वो गलत होगा। इसी तरीके से संपूर्ण समाज के भी द्वारा किसी एक व्यक्ति जिसका विचार उनके विरुद्ध हो, चुप कराना वैसा ही खराब होगा, वैसा ही गलत होगा। मिल तो कहता है कि अगर किसी एक व्यक्ति का विरोध समाज के अधिकांश लोग कर रहे हैं, तो आप समझिए कि वो व्यक्ति मूर्ख नहीं है। उस व्यक्ति में कोई ना कोई बात है, उस व्यक्ति में कोई ना कोई दम है। मिल तो कहता है कि इन पागलों और सनकियों ने ही दुनिया को राह दिखाई है। ये जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, इनको सनकी ही तो माना जाता है। और ये जितने दार्शनिक हैं, इनको समाज में पागल माना जाता है कि ये क्या वाहियात विचार देते हैं, क्या वाहियात बात करते हैं। लेकिन आगे चल के आप देखेंगे तो इन्हीं वैज्ञानिकों और इन्हीं दार्शनिकों ने दुनिया को राह दिखाई है, दुनिया को मार्ग दिखाया है, दुनिया की समस्याओं का समाधान किया है, दुनिया को एक आदर्श व्यवस्था की ओर अग्रसर किया है। तो ऐसे में कहता है पागल और सनकियों को भी बोलने का उतना ही अधिकार है जितना सामान्य व्यक्ति को है। हाँ, स्वतंत्रता के संबंध में एक विचार देता है और कहता है कि स्वतंत्रता को दो भागों में बांट सकते हैं। एक स्व से संबंधित स्वतंत्रता के कार्य और एक पर से संबंधित स्वतंत्रता के कार्य। ऐसे कार्य जो केवल जिसका प्रभाव स्व से संबंधित है, उस कार्य पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण, कोई प्रतिबंध, कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसा कार्य जो दूसरों से संबंधित है, जिसका प्रभाव दूसरों पे पड़ता है, उस पर लिमिटेशंस आपकी स्वतंत्रता पर लगाए जा सकते हैं। और इसी कथन को हम इस रूप में देखते हैं कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से मेरी स्वतंत्रता शुरू होती है। अर्थात आपकी स्वतंत्रता मेरी नाक तक है, क्योंकि नाक के बाद मेरी पर्सनल लिबर्टी शुरू होती है। और कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा और शरीर पर संप्रभु है। जब भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 की बात आप करते हैं और जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिसको दैहिक स्वतंत्रता जो शरीर से संबंधित है, जो पर्सनल लिबर्टी है, जो पर्सनल स्वतंत्रता, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है, तो मिल के विचारों में देख सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा और शरीर पर संप्रभु होता है। तो मिल के बड़े मजबूत विचार हैं, उपयोगितावाद को संतुलित किया, स्वतंत्रता पर इसने बड़ा विचार दिया। इसकी पुस्तक ऐसे ऑन लिबर्टी, जिसे ऑन लिबर्टी के रूप में देखा जाता है, स्वतंत्रता की सबसे मजबूत किताब मानी जाती है। राज्य के संबंध में भी ये मानता है कि राज्य को उपयोगी होना चाहिए, राज्य का स्वरूप नैतिक होना चाहिए। शासन पे बड़ा विचार देता है। जेएस मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहते हैं, और लोकतंत्र को तो ये बहुमत का अत्याचार बताता है। लोकतंत्र को क्या कहता है? लोकतंत्र बहुमत का अत्याचार है। इसलिए लोकतंत्र को उस स्वरूप में नहीं स्वीकार करता जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में बहुत कुछ सुधार के साथ गुणात्मक रूप से स्वीकार करता है। इसीलिए कई बार जेएस मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इनके पूरे विचार को देखना चाहते हैं, इनके व्यक्तित्व के साथ जोड़ के देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जुड़ेंगे स्टडी आईक्यू के ऐप से या स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से, जहां पे आप पीएसआईआर हिंदी माध्यम ऑप्शनल बैच देख सकते हैं। 10 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है, नया बैच शुरू हो रहा है। लेकिन अगर उसमें आप डिस्काउंट का बड़ा लाभ उठाना चाहते हैं, क्रिसमस सेल का लाभ उठाना चाहते हैं, तो पीएसआईआर का बैच 27 दिसंबर की मध्य रात्रि से पहले एपी लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ आप ले सकते हैं। तो बैच के साथ जुड़िए और अपने 2026 के ऑप्शनल पीएसआईआर यूपीएससी की तैयारी को मजबूत रूप दीजिए, मजबूत तरीके से तैयार करिए और अपने एग्जाम को पूरा करिए। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, जिसमें हम लोग फिर से एक नए विचारक के साथ उसके विचारों की बात करेंगे, उनको उसके विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों मित्रों तक भी ये वीडियो शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।